इस लेक्चर में हम इंडिया की तिब्बत पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज में कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लिए गवर्नमेंट ने और कुछ शिफ्ट किया है। क्या क्या शिफ्ट किया है, पहले क्या पॉलिसी थी, अब क्या पॉलिसी है तिब्बत के रिगार्डिंग इंडिया की, तो सारा डिस्कस करेंगे। ये इंडिया का मैप देख रहे हो आप, और ये है तिब्बत जो चाइना का ही पार्ट है, चाइना का ही पार्ट है तिब्बत। और ये बाउंड्री लाइन आप देख रहे हो, ये वाली, ये बाउंड्री लाइन लग रही है इंडिया से, यहाँ नेपाल की आ जाती है, फिर आगे ये वाली और ये वाली बाउंड्री लाइन, इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन आपने सबने पढ़ा होगा। मैकमोहन लाइन ये इंडिया चाइना का बॉर्डर है, मैकमोहन लाइन। तो ये मैकमोहन लाइन है। और यहाँ पे आपको सबको पता है ये अक्साई चीन, अक्साई चीन ये है LOC, मतलब LAC है, LOC तो ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वाली। यहाँ ये अक्साई चीन हिस्सा इंडिया का ही है, जम्मू कश्मीर का पार्ट, लेकिन चाइना ने कब्जा कर रखा है इस पर, चाइना ने कब्जा कर रखा है। और ये वाला पार्ट है, ये LOC है जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, और ये LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LOC ये है, इधर वाला पार्ट POK बोलते हैं, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने कब्जे में कर रखा है। किसका? ये जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, यानी कि हमारे इंडिया का ही एक अभिन्न अंग है ये, जो पाकिस्तान ने कब्जे में कर रखा है। और ये वाला भी जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, ये पाकिस्तान के कब्जे में था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने ये चाइना को दे दिया था, चाइना को दे दिया, और अब ये चाइना के हिस्से में है, चाइना इस पे रूल करता है, इस एरिया पे। ये वाला छोटा ऐसा एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये वाला। तो ये हमने मैप में देख लिया कहाँ पे है। तो अब चाइना की ये क्या स्टैंड है और इंडिया की क्या पॉलिसी है तिब्बत के रिगार्डिंग, चाइना क्या करता है, ये सारा डिटेल से डिस्कस करेंगे। रिसेंटली क्या हुआ है इंडिया में जो दलाई लामा है उनका बर्थडे यानी कि जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। तो चाइनीज़ नेशनल्स हैं, जो चाइनीज़ नेशनल्स, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट, मतलब विद्रोह किया। चाइनीज़ मतलब जो राष्ट्रवादी हैं, यानी कि जो पीपल हैं चाइना के, उन्होंने विद्रोह किया कि दलाई लामा का सेलिब्रेशन बर्थडे का इंडिया में क्यों किया। दलाई लामा क्या है? दलाई लामा भाई साहब एक पोस्ट है, पोस्ट का नाम है दलाई लामा। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, ऐसे ही दलाई लामा एक पोस्ट का नाम है। यानी कि देखो, बुद्धिज्म धर्म के बारे में सब लोग जानते हो आप, बुद्धिज्म एक धर्म है, और तिब्बत में भी बुद्धिस्ट पीपल रहते हैं, तिब्बत बुद्धिज्म है वहाँ पे। तो बुद्धिस्ट जो लोग हैं, जितने भी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, उनका जो लीडर है स्पिरिचुअल गुरु, यानी कि उनका जो गुरु है स्पिरिचुअल गुरु, धार्मिक गुरु, उस पोस्ट का नाम है। यानी कि सारी कम्युनिटी का बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म की कम्युनिटी है जो तिब्बत में, तिब्बत बुद्धिज्म, उसका जो गुरु है इस कम्युनिटी का, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि उस गुरु की पोस्ट का नाम है दलाई लामा। यानी कि उनका तिब्बत में जो जितने भी लोग हैं बुद्धिज्म, उनका गुरु कौन है? दलाई लामा पोस्ट है, उसको दलाई लामा बोलते हैं। कोई भी आदमी हो सकता है इस पर, कोई भी आदमी। और जब ये मरने के टाइम पे होते हैं तो किसी को रेफर करते हैं कि आगे ये स्पिरिचुअल गुरु रहेंगे, लीडर रहेंगे। और इन गुरु को ही, जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं ना, ये अपने आप को तिब्बत का प्राइम मिनिस्टर मानते हैं। ये कहते हैं कि हम अपना अलग से देश बनाना चाहते हैं। तिब्बत में ये चलता रहता है। जो स्पिरिचुअल लीडर हैं ये दलाई लामा, वो अगला अपना अलग अलग कंट्री बनाना चाहते हैं चाइना से अलग, लेकिन चाइना विरोध करता है इसको, चाइना अपना अभिन्न अंग समझता है, अपना ही हिस्सा। तो ये क्या है, बाद में ये आ जाते हैं इंडिया भाग के। कब आते हैं, कैसे, पूरा डिटेल में जानेंगे। अभी विद्रोह जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है, क्योंकि दलाई लामा है जो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में सेलिब्रेट किया उनका बर्थडे, समझ गए। तो इसलिए चाइना के जो पीपल हैं उन्होंने विद्रोह किया। दलाई लामा और तिब्बत है जो, ये मेजर इरिटेशन है बिटवीन इंडिया और चाइना रिलेशन, चाइना और इंडिया के संबंधों में एक खटास पैदा करता है दलाई लामा और तिब्बत को लेके ये। अब चाइना कंसीडर करता है कि दलाई लामा क्या है, एक सेपरेटिस्ट है। मतलब वो कहता है कि दलाई लामा ये तिब्बत को अलग करना चाहते हैं, और अलग तो चाहते हैं, ये चाहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, अलग देश बने। तो ये इंडिया और चाइना के बीच में ये खटास पैदा करता है, क्योंकि इंडिया क्या है, दलाई लामा भाग के इंडिया आ गए थे और इंडिया ने शरण दी थी, रिफ्यूजी की तरह रहे थे यहाँ पे। तो इस वजह से ये डिस्प्यूट चलता रहता है इंडिया और चाइना के बीच में। और इंडिया के पास, इंडिया ढूंढता है एक मतलब एक कार्ड ढूंढता है, पत्ता, जैसे तुरप का पत्ता बोलते हैं ना, कार्ड खेलते हैं जो, ऐसे तिब्बतन कार्ड को खेलता है चाइना के विरुद्ध, चाइना को काउंटर करने के लिए। क्योंकि चाइना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, आपको पता है चाइना का जो एग्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा 2020 में इधर कोरोना चल रहा था पूरे देश में, और चाइना हरामखोर क्या कर रहा था, LAC पे अपने सैनिक भेज दे रहा था यहाँ पे पास, और पास कर गए LAC को, और आगे आ रहे हैं, इंडिया की ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। इनका अक्साई चीन से ही पेट नहीं भर रहा है, आगे आ रहे हैं, और समझ रहे हो, पूरा हरामखोर है चाइना। अब बैकग्राउंड समझते हैं इंडिया और तिब्बत की पॉलिसी का, फिर देखेंगे कि शिफ्ट का क्या है, कि पॉलिसी में, इंडिया की पॉलिसी में क्या क्या शिफ्ट आया है। देखो, फॉरेस्ट सेंचुरीज यानी सैकड़ों वर्षों से इंडिया, जो तिब्बत है, तिब्बत वाज इंडिया एक्चुअल नेबर,
इंडिया का नेबर था तिब्बत, लेकिन अब चाइना बन गया क्योंकि चाइना का पार्ट है तिब्बत, अब चाइना नेबर मानते हैं। तिब्बत नेबर रहा था, पड़ोसी रहा था, तो इंडिया की बाउंड्री लगती थी इससे। लगभग जो एलएसी है वो भी, जो तिब्बत में एलएसी है वो 3500 किलोमीटर की है, जो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरा माने तो जो तिब्बत रीजन से लगती है। और 1914 में क्या हुआ था, जब ब्रिटिश का राज होता था हमारे इंडिया पे, गुलाम थे हम इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया होता था, तब एक शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला शिमला कन्वेंशन बोल लो या एग्रीमेंट बोल लो, समझौता हुआ शिमला कन्वेंशन। यानी कि तिब्बत से आए कुछ आदमी रिप्रेजेंट करने के लिए, कुछ चाइना से और कुछ ब्रिटिश इंडिया थी, यानी कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लोग थे इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, यानी कि कन्वेंशन, शिमला कन्वेंशन। और इन्होंने बाउंड्री डिफाइन की। जो आज ये आप मैकमोहन लाइन देख रहे हो, इसमें ये मैकमोहन लाइन है जो ये वाली, ये किसने डिफाइन की? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, चाइना आई, तिब्बत आया, ये साथ में मिलकर बैठे और ये लाइन डिफाइन की 1914 में, 1914 में शिमला कन्वेंशन हुआ। लेकिन जब चाइना का पूरा एक्सेशन आ गया तिब्बत पे 1950 में, क्योंकि चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था और चाइना भी आज़ाद हो गया था और इंडिया भी आज़ाद हो गया 1947 के पीछे। तो चाइना ने क्या किया, जब तिब्बत पे कब्जा कर लिया और तिब्बत को अपना पार्ट बताने लगा, तो उसने जो मैकमोहन लाइन थी उसको इनकार कर दिया। वो कह रहा है ये भाई साहब जो लाइन खींची गई है हमारा बॉर्डर यहाँ नहीं है। वो अब आगे आने की कोशिश करता है, वो इंडिया में घुसने की कोशिश करता है कि आगे है मैकमोहन लाइन, आगे डिफाइन होगी। इस लाइन को नहीं मानता जो अंग्रेजों ने डिफाइन की थी, समझ गए? इसलिए दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस चलते रहते हैं। अब 1954 में क्या होता है, 1954 में चाइना और इंडिया एक एग्रीमेंट करते हैं, समझौता। इंडिया उसमें रिकग्नाइज कर देता है कि तिब्बत ठीक है भाई साहब आपका ही पार्ट है, तिब्बत रीजन ऑफ चाइना, इसको एग्री कर लेता है इंडिया कि आपका ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन मैकमोहन लाइन को मानो। तो तब तो ये चाइना ने ठीक है भाई साहब साइन कर लिया, एग्रीमेंट, समझौता कर लिया, मैकमोहन लाइन मान लिया। लेकिन बाद में आपको पता है चाइना तो पूरा हरामी है, अब फिर वो करता है, आगे बढ़ता रहता है। 1959 में क्या होता है, एक इंसिडेंट हुआ कि तिब्बत में अपराइजिंग हो गई। अपराइजिंग का मतलब क्या है, तिब्बत में अपराइजिंग का मतलब है कि विद्रोह, विद्रोह हो गया। तिब्बतन लोग थे बुद्धिज्म के, वो दलाई लामा और स्पिरिचुअल लीडर है जो, और वहाँ के लोग जो फॉलो करते हैं दलाई लामा को अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। किस लिए? वो कह रहे हैं हमें आज़ादी दो, अलग कंट्री बनाएंगे हम अपना। तो ये अलग चाहते थे, या फिर ऑटोनोमस रीजन बनाओ हमें चाइना के अंडर ही, हमारे पास ऑटोनोमस पावर हो। तो चाइना ने विरोध किया भाई साहब, तो दलाई लामा और इनके फॉलोअर क्या थे, इंडिया में भाग के आ गए, क्योंकि इंडिया से तो बॉर्डर लगता है, इंडिया में भाग के आ गए। उस टाइम पे 1959 की बात चल रही है अभी, उस टाइम पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने जो तिब्बतन रिफ्यूजी थे, जो शरणार्थी आए थे और जो दलाई लामा थे, उनको शरण दे दी, शेल्टर दे दी कि हाँ भाई साहब आप रह लो यहाँ पे, कोई बात नहीं है, आप वहाँ से भाग के आ गए, चाइना विद्रोह कर रहा है तो यहाँ पे आके रहने लगे। तो इन्होंने यहाँ पे सेटअप कर ली गवर्नमेंट, तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। इसका मतलब होता है कि तिब्बत से बाहर रह के ये गवर्नमेंट चलाते हैं तिब्बत की। वो कहते हैं हम प्राइम मिनिस्टर हैं तिब्बत के, दलाई लामा बोलता है हम प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, और इन्होंने अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं, मानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट चल रही है। तो इसी को बोलते हैं तिब्बतन गवर्नमेंट, तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, इन एग्जाइल बोलते हैं। यानी कि तिब्बत में रह नहीं रहे फिर भी ये गवर्नमेंट चलाते हैं तिब्बत में, यानी कि अपना खुद को नेता मानते हैं, लीडर मानते हैं, पीएम मानते हैं। अब इंडिया की जो ऑफिशियल पॉलिसी है, दलाई लामा को स्पिरिचुअल लीडर मानती है, स्पिरिचुअल लीडर। तो ये जो तिब्बतन कम्युनिटी है इंडिया में, वो भी अपना स्पिरिचुअल लीडर मानती है दलाई लामा को। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोर देन 1 लाख पीपल रहते हैं इंडिया में, मोर देन 1 लाख पीपल। तो ये इंडिया इनको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का कोई अलाउ नहीं करता, कोई मतलब इन्हें अनुमति नहीं देता। ये सिर्फ आप कहता है कि स्पिरिचुअल है, गुरु को फॉलो करो, लेकिन कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करो। यहाँ से आप चाइना पे अटैक करो, विद्रोह करो, यहाँ से डिमांड करो, प्रोटेस्ट करो इंडिया में रह के, तो ये नहीं करने देता इंडिया। ये इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी है कि आप इंडिया में रह के कोई प्रोटेस्ट मत करो, करना है तो आप तिब्बत जाओ वहाँ पर करो, ये है। लेकिन धीरे धीरे इंडिया की पॉलिसी में अभी शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट का मतलब चेंज कर दिया कुछ। क्या चेंज हुआ है? चेंज ये हुआ है कि आप सबको पता है इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसकी वजह से ने कुछ चेंज किया, यानी कि अभी दलाई लामा को पब्लिकली, पब्लिक फोरम में रिकग्नाइज किया, मैनेज किया इंडियन गवर्नमेंट ने। फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे 2014 में, 2014 की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जब बने थे उन्होंने अपनी सेरेमनी में, स्वेरिंग सेरेमनी में, यानी कि जो शपथ लेने का समारोह होता है, समारोह होता है, सेरेमनी होती है शपथ लेने की, जब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं शपथ दिलाई जाती है, उस सेरेमनी में प्राइम मिनिस्टर ने 2014 में तिब्बत, जो तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी, इसके लीडर थे कौन? लोबसांग सांगाई। ये अभी दलाई लामा लोबसांग सांगाई, इनको इनवाइट किया, यानी कि तिब्बत को एक तरह से रिप्रेजेंटेशन दी, इनको इनवाइट किया अपनी सेरेमनी में।
लेकिन जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने 2019 में, तब सेरेमनी में नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उस टाइम पे क्या है, चाइना और इंडिया की मीटिंग होने वाला था, समिट, मतलब चाइनीज प्रेसिडेंट थे जी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनके बीच में एक मीटिंग होने वाली थी, समिट। तो इस वजह से इसमें कोई टेंशन ना बढ़े, मीटिंग अच्छे से हो जाए, तो इसलिए इन्वाइट नहीं किया 2019 में। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली 2013 के बाद पहली बार दलाई लामा को विश किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर, मतलब दलाई लामा को एज ए प्राइम मिनिस्टर विश किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिसेंटली। तो ये शिफ्ट किया है, शिफ्ट। और क्या हुआ इंडिया की पॉलिसी में, मेजरली देखो ये सिर्फ सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है, कोई ऐसे चैलेंजेस मतलब चेंजेस नहीं किए हैं जो ग्राउंड लेवल पे हों, सिर्फ सिंबल के तौर पे पीएम बता दिया या फिर उन्हें शरण दे दी, बस ऐसे कुछ, ऐसा ज़्यादा कुछ साथ नहीं देता उनका, कुछ ऐसे लॉ वगैरह नहीं बनाए हुए हैं इंडिया ने उनका साथ देने के लिए। तो अब चैलेंजेस क्या हैं, मतलब इंडिया की जो अप्रोच है तिब्बतन पॉलिसी की, उसके क्या क्या चुनौतियां हैं इंडिया के सामने। एक तो है चेंजेज इन तिब्बतन डेमोग्राफी। अभी क्या है कि चाइना क्या है, चाइना माइग्रेट कर रहा है अपने चाइनीज मूल के पीपल को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बत में माइग्रेट करें, यहाँ पे आएँ, तो तिब्बत में चाइनीज पीपल को भेज रहा है। तो डेमोग्राफी को चेंज करना चाहता है, जो बुद्धिस्ट पीपल, ये तिब्बतन बुद्धिस्ट रहते हैं, दलाई लामा को लीडर मानते हैं, तो उनमें चेंज आ जाए। यहाँ पे लोगों को प्रमोट कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेन लैंड से जाकर तिब्बत में जाओ। नेक्स्ट ये क्या हो, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से, और ये सप्रेस करता है, वहाँ पे सप्रेशन करता है तिब्बतन पॉपुलेशन को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये दलाई लामा और जो पोरिंग इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे दलाई लामा को लिंक करते हैं यहाँ की पॉपुलेशन, तो उसको सप्रेस कर रहा है अपने लोगों को भेज के तिब्बत में चाइना, क्योंकि तिब्बत तो भी चाइना का ही पार्ट है ना, भेज सकता है, जा सकते हैं वहाँ बिना किसी वीज़ा के। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जॉब जनरेट होंगी, चाइना के बाकी के हिस्से के लोग यहाँ पे बसने आएंगे। तो एक तरह से डेमोग्राफी यानी कि पॉपुलेशन चेंज करना चाहता है कि चाइनीज मूल के और लोग आए यहाँ पे जो दलाई लामा को लीडर नहीं मानते। एक नेक्स्ट चैलेंज क्या है इंडिया के सामने, तिब्बतन अगेंस्ट ईच अदर। कहने का मतलब ये है, अभी चाइना में क्या है, गलवान वैली में जो क्लैश हुए थे, गलवान वैली आप सबको पता है कि लद्दाख में है एक वैली घाटी, यहाँ पे अभी झगड़े हुए थे, डिस्प्यूट हुए थे चाइना और इंडिया के बीच में। तो चाइना ने उसके बाद से क्या हुआ, तिब्बत के एरिया से ही मिलिट्री डेवलप करना शुरू कर दिया। वो तिब्बत से ही क्या है, रिक्रूटमेंट कर रहा है, भर्ती कर रहा है अपनी मिलिट्री में, अपनी सेना में। और इंडियन आर्मी क्या है, इंडियन आर्मी की भी एक तिब्बतन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, वो भी तिब्बतन पीपल को हायर करता है, रिक्रूट करता है इंडियन आर्मी में। तो अगर मान लो फ्यूचर में जब क्लैश होगा दोनों के बीच में, तो तिब्बतन लोग तिब्बतन पीपल के ही अगेंस्ट लड़ेंगे, क्योंकि चाइना की आर्मी में भी तिब्बतन है, इंडिया की आर्मी में भी तिब्बतन पीपल है, तो आपस में ही लड़ेंगे। तो ये एक चैलेंज है भाई साहब। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इश्यूज ऑफ तिब्बतन सिटीजनशिप। अभी तक देखो 1987 के बाद से जितने भी जो तिब्बतन पीपल का यहाँ पे जन्म हुआ है, जो तिब्बतन पीपल यहाँ पे मतलब आए हैं और इंडिया में बॉर्न हुआ है उनका, 1987 के बाद से यहाँ आए हैं, उनका जन्म हुआ, उनको ना वो नहीं देता सिटीजनशिप। जो इंडिया में पहले से रह रहे हैं, 1987 से पहले से रह रहे हैं, समझ रहे हो, उनको सिटीजनशिप देता है। उसके बाद से जो लोग आए ना तिब्बतन के, 1987 के बाद तिब्बत से लोग आ गए यहाँ पे, उनको सिटीजनशिप नहीं देता, नागरिकता नहीं देता। नेक्स्ट क्या है, इसकी वजह से क्या है, जो तिब्बत कम्युनिटी के यूथ हैं, यंग पीपल जो 1987 के बाद आए, उनमें क्या है, डिससेटिस्फेक्शन पैदा हो गया है, मतलब उनमें एक तरह से संतुष्टि नहीं आई है, उनमें अविश्वास हो गया इंडिया के मतलब रिगार्डिंग। अब कुछ पास्ट फ्यू ईयर में ये भी देखने को मिला है कि जो यूएस से अमेरिका है, उसने अपना रोल इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि वो तिब्बतन जो रिफ्यूजी हैं उनको एक्सेप्ट कर रहा है, उनको अपना रहा है कि आप हमारे यहाँ पे रह सकते हो, उनको अपना रहा है। इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ा है, इंडिया पे प्रभाव पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि पहले क्या है, जो तिब्बतन रिफ्यूजी थे वो मानते थे सिर्फ इंडिया ही अकेला है जो हमें सपोर्ट करता है, लेकिन अब और भी आ गया, यूएस भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट एक क्या है चैलेंज, क्वेश्चन ऑफ दलाई लामा सक्सेशन। अब ये भी है, 86 ईयर के हो गए भाई साहब जो दलाई लामा अभी हैं पोस्ट पे, वो स्पिरिचुअल लीडर ही नहीं मानते, अपना आपको पॉलिटिकल लीडर भी मानते हैं। मतलब जितने भी तिब्बतन पीपल बुद्धिज्म के वर्ल्ड वाइड जितने भी कम्युनिटीज कहीं पे रहती है, सब उसे लीडर मानते हैं, अपना पॉलिटिकल भी और स्पिरिचुअल भी। लेकिन जब वो मरेंगे, वो दावा करते हैं अगला जो होगा इनकारनेशन उनका, अगला उनका संभालेगा इस पोस्ट को, जो सक्सेसर होगा वो या तो इंडिया से होगा या ताइवान से होगा, यानी कि वो अदर कंट्री जो ताइवान में लोग रह रहे हैं, भाग के गए हैं तिब्बत से, वहाँ भी उनको भी दे सकते हैं ये पोस्ट। तो ये भी एक चैलेंज है। अब वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है सॉल्यूशन ये हो सकता है कि इंडिया करंटली क्या है, एग्जीक्यूटिव पॉलिसी है इंडिया की, कोई लॉ कानून नहीं बनाया हुआ तिब्बत के लिए कि कैसे इन्हें हैंडल करना है। तो करंट पॉलिसी क्या है, तिब्बत वेलफेयर इन इंडिया में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट करने के लिए करंट पॉलिसी, ये कोई लीगल बैकिंग नहीं है, यानी कि कोई लॉ नहीं बनाया हुआ। और इस वजह से जो तिब्बत
में लोग फ्रीडम की डिमांड करते हैं, एक तरह से उसको डिस्ट्रक्ट करता है। अगर इंडिया इनको लॉ बना के सपोर्ट करे तो थोड़ा इन्हें सपोर्ट मिलेगी। इसलिए देयरफॉर इंडिया के लिए एक अच्छा टाइम है कि उसे एक मोर असर्टिव स्टैंड लेना चाहिए चाइना के डील करने के लिए, चाइना से डील करने के लिए, क्योंकि चाइना के थ्रू मतलब चाइना के अगेंस्ट तिब्बत का कार्ड खेल सकता है। अगर तिब्बत पीपल को सपोर्ट करे तो तिब्बत पीपल को चाइना के अगेंस्ट यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, फर्दर क्या है, इंडिया को एक ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए कि जो यंग और रजिस्टिव तिब्बतन पॉपुलेशन है वो अभी इंडिया में रह रही है। कुछ लोग इंडिया के 1 लाख से ज़्यादा लोग इंडिया में रह रहे हैं जो, और वो चाहते हैं कि इंडिया से बाहर वो ऐसा ना देखें कि अपना जो नया लीडर चुने, अपना जो नया लीडर चुने वो दलाई लामा नया हो, दलाई लामा जब पास्ट अवे हो जाए मतलब मर जाए उसके बाद ताइवान में या कहीं और पे जो लोग रह रहे हैं उसको लीडर ना चुने, जो इंडिया में जो लोग रहे हैं उनमें से ही किसी को लीडर चुने। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, इतना उन्हें क्या है कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए जो तिब्बतन पीपल इंडिया में रह रहे हैं। तो ये कुछ कर सकता है इंडिया। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था।